गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विवेक सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेक्टर क्लासेस बाय विवेक सिंह। इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने किसकी चर्चा करी थी? इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज की चर्चा करी थी। उसमें हम लोगों ने बोला था कि अगर मान लो तीन चार्जेज हैं, है ना, दो चार्जेज फिक्स हैं तो उस पर कहाँ कहाँ इक्विलिब्रियम बनेगा, और अगर मैंने फिक्स नहीं रखे तो तीसरे चार्ज को इक्विलिब्रियम में आने के लिए, पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में आने के लिए चार्ज की क्या वैल्यू, क्या मैग्नीट्यूड और कहाँ पे रखा जाए, ये सारी चर्चा करी थी। जेई के एस्पेक्ट्स में भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, अब स्टेबल इक्विलिब्रियम को लेके कुछ और फॉर्मेट हम लोगों ने देखा। जैसे मान लो आपके सामने, ये मैं पिछले बार में थोड़ा सा चर्चा किया था कि दो चार्जेज हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम तब बोलते हैं हम लोग जब उसमें कोई एक ऐसा रीस्टोरिंग फोर्स काम करे जो उसको पुराने पोजीशन में फिर से वापस ले जा सके। तो रीस्टोरिंग फोर्स कैसा फॉर्मेट होता है? F इक्वल टू माइनस के एक्स का फॉर्मेट होता है। के यहाँ पे क्या होता है? फोर्स कांस्टेंट। के की वैल्यू क्या होती है? फोर्स कांस्टेंट, या इसे स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। एक्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेस होगी अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में, उससे अगर डिस्प्लेस होगी तो एक ऐसा फोर्स काम करेगा जो उसको पुरानी स्थिति में वापस ला दे। अगर वो वापस ला दिया तो वो रीस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। और एसएचएम जो होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो वहीं पे वैलिड होता है जहाँ ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बनती है। ठीक है, अगर रीस्टोरिंग फोर्स काम किया मतलब उसकी पुरानी पोजीशन में बॉडी पहुंच गया तो ही क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अदरवाइज वो अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, जब इस क्यू चार्ज को, मैंने दो चार्ज क्यू क्यू थे, ये क्यू चार्ज जिसका मास मान लो m है, इसको जैसे मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, ठीक है, तो अब ये जैसे थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, यानी ये चार्ज a पे पहुँच गया, मान लो a पॉइंट पे। तो अब देखोगे जरा, ये शुरू में क्यू बिल्कुल मिड पॉइंट, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, नेचर सेम, तो ये क्यू पॉइंट क्या था? क्यू चार्ज बिल्कुल मिड पॉइंट पे, और ये क्या में था? इक्विलिब्रियम में। क्यों? क्योंकि ये क्यू इस पे के पे, मान लो ये दूरी एल है, ये भी दूरी एल है, ये पूरी दूरी एल है, ये भी पूरी दूरी एल है, तो ये क्यू चार्ज इस क्यू पे कितना फोर्स लगाएगा? के क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर। और किधर? के वहाँ पे क्या था? ध्यान देना, वहाँ वाला जो के है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू क्या है? 9 × 10⁹ लेकिन ये जो के है ये फोर्स कांस्टेंट, ये अलग है उससे। ठीक, तो ये इधर की ओर फोर्स लगाया, ये क्यू इस क्यू पे इधर की ओर फोर्स लगाया था, कितना? के क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर। तो ये दोनों फोर्सेज इधर और इधर, तो ये क्या था? नेट फोर्स क्या था? 0 हो गया था। ठीक, अब लेकिन मैंने अगर बोल दिया कि ये नेट फोर्स बिल्कुल मिड पॉइंट पे चार्ज इक्विलिब्रियम में था, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम चेक कैसे करेंगे कि स्टेबल है, अनस्टेबल या न्यूट्रल है? चेक करने के लिए हमेशा क्या करेंगे? चार्ज को, यानी जो मास है, उस मास को हम लोग क्या करेंगे? जब भी हमें चेक करना है कि कौन सा इक्विलिब्रियम है, उस मास को हम लोग क्या करेंगे? स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे। क्या करेंगे? स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे। जब तक लोग डिस्प्लेस नहीं होगा तब तक आप नहीं चेक कर पाओगे कि कौन सा इक्विलिब्रियम है। अब जैसे मैंने क्यू चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, स्लाइटली डिस्प्लेस मतलब ये नहीं बहुत ज़्यादा दूर, थोड़ा सा मैंने इस क्यू चार्ज को डिस्प्लेस किया, मान लो x दूरी डिस्प्लेस किया। अब देखना जरा, ये क्यू चार्ज इस क्यू पे किधर की ओर रिपल्सन लगा रहा था, इस तरफ, कितना? के क्यू क्यू बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये दूरी बढ़ गई इस चार्ज से? तो दूरी बढ़ गई तो फोर्स घट गया होगा, यानी ये फोर्स क्या जो आ रहा है बड़ा कमजोर है, जो ये चार्ज लगा रहा होगा इस तरफ। और ये चार्ज से इसकी दूरी कितनी हो गई? एल माइनस एक्स, कम हो गई, के क्यू क्यू बाई एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मतलब ये किधर की ओर लगा रहा होगा? इधर की ओर फोर्स लगा रहा होगा। ये चार्ज इस पे इस तरफ और ये चार्ज इस पे इस तरफ, लेकिन इसकी दूरी कम हो गई तो इसका फोर्स तगड़ा हो गया होगा, इसकी दूरी इससे ज़्यादा हो गई तो इसका फोर्स कमज़ोर रहा होगा। तो यानी यहाँ से क्या निकलेगा? ये फोर्स मजबूत निकला और ये फोर्स कमज़ोर निकला। तो इसका मतलब ये है, ये मजबूत निकला मतलब ये बॉडी को फिर से वापस भेज देगी। यानी ये कैसा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम आप कैसे समझोगे? जब भी बॉडी अपनी पोजीशन पे जा रही है दैट मीन्स स्टेबल है, रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है। जैसे इसमें मान लो, दूसरी बात ये चीज़ समझ रहे हैं ना, हमें चार्ज को किस तरफ, मैं ऐसे भी तो डिस्प्लेस कर सकता हूँ, तो चार्ज को आप जो स्लाइटली डिस्प्लेस करो किस तरफ कर रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब इक्विलिब्रियम चेक करते समय आप चार्ज को जो डिस्प्लेस कर रहे हो किधर कर रहे हो, किस डायरेक्शन कर रहे हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर जैसे मान लो क्यू माइनस क्यू चार्ज था, ये क्यू क्यू वही पूरा सिस्टम, इसको मैंने अगर ऊपर की ओर डिस्प्लेस किया, क्या ये स्टेबल है या नहीं है? आप कैसे चेक करोगे? जैसे मान लो यहाँ पर आ गया माइनस क्यू, अब ये क्यू चार्ज इस माइनस क्यू को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। ये क्यू चार्ज माइनस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा। इन दोनों ने अपनी तरफ जब खींचा तो नेट फोर्स किधर आया? बिल्कुल बीच में। भाई इसको इधर खींचा जा रहा है, ये भी खींचा, तो जाएगा बॉडी कहाँ? बिल्कुल बीच में। तो
तो कहने का मतलब क्या है, क्या जैसे इस क्यू चार्ज को मैंने थोड़ा इस लाइन पे जब डिस्प्लेस करूंगा तो उस पर क्या नेट फोर्स ऐसा काम कर रहा है जो उसकी पुरानी सिचुएशन में वापस ला सकता है? बिल्कुल, यानी ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम है। जैसे इसमें मान लो क्यू चार्ज था, माइनस क्यू चार्ज था, इसको मैंने थोड़ा इधर डिस्प्लेस किया x दूरी। अब सोचो जरा, ये क्यू चार्ज इस माइनस क्यू चार्ज पे क्या कर रहा होगा? अट्रैक्शन। क्या दूरी इससे ज़्यादा हो गई? अब दूरी ज़्यादा हो गई मतलब ये अट्रैक्शन क्या हो गया? कमज़ोर। ये अट्रैक्शन क्या हो गया होगा? कमज़ोर, कम है। ये वाला क्यू चार्ज इस माइनस क्यू को क्या करेगा? अपनी तरफ खींच रहा होगा, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इससे दूरी कम हो गई यानी इसका फोर्स मजबूत। तो ये फोर्स क्या है? मजबूत हो गया। ये फोर्स मजबूत हो गया और ये फोर्स कमज़ोर हो गया। तो बॉडी जाएगी किधर? मजबूत की तरफ। यानी ये क्या करेगा? जैसे आप इस माइनस क्यू, यहाँ पे इक्विलिब्रियम था, नेट फोर्स 0 था, जैसे बॉडी को डिस्प्लेस किया ये अपनी तरफ खींच लिया होगा। दैट मीन्स क्या है? क्या अपनी पुरानी पोजीशन में वापस जा रहा? नहीं। दैट मीन्स ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे इसमें देखो, ये क्यू अगर मैंने ये पॉजिटिव क्यू को ऊपर भेजा तो अब की बार ये क्यू वाला चार्ज क्या कर रहा होगा? इस पर पॉजिटिव क्यू होता रिपेल कर रहा होगा। ये भी क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा। नेट फोर्स ऊपर काम कर रहा होगा। तो ये क्यू चार्ज अपनी पोजीशन में नहीं जा रहा है, ये भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दैट मीन्स स्टेबल अनस्टेबल कैसे चेक करोगे? चार्ज को मूव करा दो थोड़ा सा, मूव कराने पर अगर पोजीशन पा लिया तो स्टेबल, अदरवाइज अनस्टेबल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, इसी सिचुएशन के लिए जब रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है, इसी के लिए क्या वैलिड होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम लोग सिर्फ स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ही पढ़ते हैं, अनस्टेबल के लिए ये वैलिड नहीं है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है वो क्या पूछी जाती है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? T=2π√m/k। m क्या है? मास। k क्या है? ध्यान देना, ये 1/4πε0 नहीं है। ये k क्या है? वो रीस्टोरिंग फोर्स में जो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू है। क्या टाइम पीरियड क्या होता है? T=2π√m/k। एसएचएम में अच्छे से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रो में भी टाइम पीरियड कई बार पूछा जा सकता है, तो क्या होगा? T=2π√m/k। एक यहाँ पे k, ध्यान देना, बार बार कह रहा हूँ, k यहाँ पे 9×10⁹ नहीं है। क्या है यहाँ पे k? फोर्स कांस्टेंट। F=−k। यानी सबसे पहला टारगेट क्या होगा? आपसे बोला जाएगा जब भी चार्जेस सिस्टम दे दिया गया, जैसे मान लो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपके सामने ये बोल दिया गया कि एक चार्ज यहाँ पे Q है और एक चार्ज यहाँ पे Q है, बीच में एक चार्ज +Q रखा गया है। अगर इसको स्लाइटली मैंने इधर डिस्प्लेस किया x, ये x ध्यान देना, ये x स्लाइटली डिस्प्लेस करने का मतलब बहुत ही छोटी वैल्यू, इसका डिस्प्लेसमेंट वैल्यू बहुत छोटी है। तो फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ दिस चार्ज। ये दोनों Q चार्जेस क्या थे? फिक्स थे। ये Q वाले दोनों चार्जेस क्या थे? फिक्स थे। एक तीसरा चार्ज जो +Q, जो कि बिल्कुल सेंटर पे रखा गया था, उसको जब मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो ये जो एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा? सही, पहली बात एसएचएम करेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर एसएचएम करेगा तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? आपको ये कैलकुलेट करना है। मान लो ये बिल्कुल बीच में रखा था, तो यहाँ से भी इसकी दूरी L थी, यहाँ से भी इसकी दूरी L ही है। आपको इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के सबसे पहला जो प्रोसेस है, सबसे पहला पॉइंट है, क्या करो? कैलकुलेट आप रीस्टोरिंग फोर्स, यानी वो फोर्स कैलकुलेट करो जिससे बॉडी वापस आ रही होगी पोजीशन में। रीस्टोरिंग फोर्स आप सबसे पहले कैलकुलेट करोगे। अगर रीस्टोरिंग फोर्स आपने कैलकुलेट कर लिया, यानी वो फोर्स निकाल लिया जिससे बॉडी अपनी पुरानी पोजीशन में जाने वाली है, वो फोर्स अगर आपने कैलकुलेट कर लिया, तो उस फोर्स में x डिस्प्लेसमेंट को छोड़ने के बाद जो चीज़ बचता वही क्या है? आपका फोर्स कांस्टेंट, और वही वैल्यू यहाँ रख दोगे तो आपको टाइम पीरियड तुरंत मिल जाने वाला है। ये Q जो चार्ज रखा था, इसका मास मान लो m है। अब देखो जरा, जैसे ये x पे गया, ये मान लो पॉइंट A है, जैसे ही ये x पे गया, आपको ये बोला गया कि A पॉइंट पे आपको फोर्स कैलकुलेट करना नेट। ये दूरी L थी। अब सोचो जरा, इस Q चार्ज से इस A की दूरी कितनी होगी? टोटल L+x। और इस वाले Q चार्ज से ये वाला जो +Q यहाँ पे है, इसकी दूरी कितनी होगी? L-x। ध्यान देना, ये x था, ये L था, L+x, यहाँ से L-x। अब सोचो जरा, ये Q चार्ज इस +Q को इधर की तरफ रिपल्सन कितना लगा रहा होगा? KQQ/L+x का होल स्क्वायर, KQQ/L+x का होल स्क्वायर। और इधर से ये वाला Q चार्ज इस Q को क्या लगा रहा होगा? इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, कितना? KQQ/L-x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से नेट फोर्स कितना आएगा? जो इधर की तरफ से नेट फोर्स, जाहिर बात है ये मजबूत है क्योंकि दूरी इसकी कम है, ये कमज़ोर है,
क्योंकि इसकी दूरी ज़्यादा है। तो जब मजबूत फोर्स है यानी ये पूरा पूरा बॉडी कहाँ पे, इसी पॉइंट पे वापस आ जाएगा। तो नेट फोर्स कितना आया, नेट फोर्स आपका कितना आया, KQQ बाई L प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस KQQ बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये सवाल देखना, सवाल आप करे हुए हो है ना, यहाँ से आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना था। तो नेट फोर्स यहाँ से KQQ पूरी तरीके से क्या कर लोगे, कॉमन कर लिया, कॉमन कर लिया तो यहाँ से क्या आया 1/L प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। जब इसे आप सॉल्व करने लगोगे, देख लो मैं इसे कर देता हूँ आपके सामने, KQQ ये L माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी वो कितना बनेगा L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2LX, और ये क्या हो जाएगा माइनस वहाँ पे जाएगा तो L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2LX, और नीचे क्या बनेगा L प्लस एक्स L माइनस एक्स यानी L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, L प्लस एक्स इंटू L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट L स्क्वायर एक्स स्क्वायर L स्क्वायर एक्स स्क्वायर यानी नेट फोर्स ध्यान से देख लेना, यहाँ पे मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ। एफ नेट कितना आया, ये माइनस 2LX माइनस 4LX यानी माइनस 4KQQ LX अपान L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपको यहाँ से साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन ध्यान देना, मैंने बार बार बोला स्लाइटली डिस्प्लेस, मतलब जो x दूरी है वो L से बहुत छोटी है, L दूरी जो है वो x से बहुत छोटी है। यहाँ पे हम लोग क्या लगाने वाले हैं, अप्रॉक्सीमेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि L दूरी बहुत बड़ी है x से, क्योंकि स्लाइटली डिस्प्लेस किया जा रहा है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, इस x को नेगलेक्ट कर सकते हैं। नेगलेक्ट करने के बाद क्या आएगा माइनस 4KQQ LX, जब नेगलेक्ट किया x को तो L स्क्वायर का होल स्क्वायर की क्या होना लगेगा L के पावर 4, एक L यहाँ से काट दोगे, कितना आने वाला है माइनस 4KQQ X अपान L3। ये क्या आया F की वैल्यू। अब देखोगे ध्यान से मैंने क्या बोला, अब आपको इसको इससे कंपैरिजन करना है। x को छोड़ दिया, बाकी जो चीज़ बची है यही क्या है k। ध्यान देना ये k अलग है, तो वो स्मॉल k कितना है माइनस साइन, क्योंकि ये माइनस साइन इंडिकेटेड व्हाट, रीस्टोरिंग फोर्स 4KQQ बाई L3, ये L है। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा T इक्वल टू 2 अंडर रूट मास m है, ये k की वैल्यू रख दोगे तो ये क्या बना लेगा फाइनली L3 4KQQ। ये आंसर हो गया। इस तरीके से आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कोई खास बात नहीं है। आपको सिर्फ हमेशा किस पे ध्यान देना है, रीस्टोरिंग फोर्स कितना आएगा। रीस्टोरिंग फोर्स एक बार कैलकुलेट कर लिए जैसे आप, तुरंत इससे कंपेयर करो और इस फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू लगा लोगे तो m/k ही करना है आपको फाइनली। अब ऐसे ही फॉर्मेट पे और भी क्वेश्चंस आपके सामने रखे जा सकते हैं। जैसे आपके सामने अगर मैंने बोल दिया कि ये फॉर्मेट आप कर लेना, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आपका ये जो सिस्टम था, ये वाला सिस्टम क्यों ऐसे रखा था, अब आपको फिर से ये बोला कि x दूरी डिस्प्लेस किया गया, इसमें टाइम पीरियड बताना। जब मैंने इसे परपेंडिकुलरली स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो आपको ये वाला फोर्स निकल गया कि भाई ये x है, ये L है, ये L है, ये x है, तो ये वाली दूरी कितनी हो गई अंडर रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो KQQ बाई L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, KQQ बाई L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो यानी ये जो फोर्स काम कर रहा होगा इधर की तरफ इसका एक कंपोनेंट कितना होगा F cos थीटा और इधर की तरफ F sin थीटा, मतलब इधर से F sin थीटा और इधर से भी F sin थीटा, तो मतलब नेट फोर्स कितना होगा 2F sin थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा परपेंडिकुलर x अपान अंडर रूट L स्क्वायर प्लस स्क्वायर। F क्या होगा KQQ बाई L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रखोगे फिर से आपको रिस्टोरिंग फोर्स मिल जाएगा, कंपेयर करोगे कि T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k, टाइम पीरियड निकल जाएगा। बिल्कुल आसान सा फॉर्मेट था। अब ये तो हो गया आपका क्या सिंपल यहाँ से टाइम पीरियड का कैलकुलेशन। जो दूसरा वाला फॉर्मेट है, अब समझना, हम लोग फोर्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हेडिंग है ये अब कि कूलॉम्स फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में अगर बोला गया कि फोर्स क्या होता है, इसको रखा जाए। वेक्टर फॉर्म की क्यों ज़रूरत है आपको अभी समझ में आ जाएगी। वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स फोर्स को कैसे लिखते हैं पहले तो ये समझ लो। देखना वेक्टर फॉर्म, क्योंकि फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मैंने अभी तक साफ तौर पे आपसे बोल रखा था कि आप कहीं पे भी चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव ये नहीं रखोगे। वेक्टर फॉर्म में देखो क्या है, कूलॉम्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। देखो वेक्टर फॉर्म में क्या है, हम लोग ये पढ़े हैं
कि अगर आपके सामने दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, ठीक, तो इनके बीच में अगर दूरी R है तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स K/Q1 ये अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, डिपेंड करेगा चार्ज का नेचर कैसा था, पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपल्सन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। K/Q1/Q2/R², K क्या है फिर बार बार 1/4πε0 9 × 10⁹ उसकी वैल्यू। लेकिन वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, देखिए ना, F = K/Q1/Q2/R², हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F = K/Q1/Q2/R² × 1। अब इस 1 को हम लोग किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिए, अगर यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर कैसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होती है 1, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को जनरली हम लोग किस पे इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्शन निकालने के लिए। यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, डायरेक्शन निकालने के लिए। मैं इसी चीज़ को, क्योंकि यूनिट वेक्टर अगर बोल दिया कि यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर कैप क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर। तो मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ F = K/Q1/Q2/R², R² मतलब दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर। 1 इज बेसिकली, इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में जब कन्वर्ट करने की कोशिश की तो 1 की जगह ही मैं डायरेक्शन डालने वाला हूँ। 1 क्या होता है, मैंने बोला अगर ये यूनिट वेक्टर ले लिया 1 जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो यूनिट वेक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वेक्टर फॉर्मेट, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर। ये आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर, यही वैल्यू क्या होगी, यानी यहाँ से अगर आपने करा तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 ही आने वाला है। तो यहाँ से फोर्स कितना होने वाला है, K/Q1/Q2/मॉड ऑफ आर का होल क्यूब। मॉड क्या बोला जाता है, यानी अगर किसी वेक्टर पे मॉड लगाया उस वैल्यू को तो वो क्या निकल के आता है, उसकी लेंथ, मतलब उसी को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, यानी ये आर की वैल्यू जो है वही मॉड आर है। तो ये इंटू आर वेक्टर, ये क्या होगा इसका जनरल वेक्टर फॉर्मेट। क्या लिखेंगे, फोर्स की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में K/Q1/Q2/मॉड आर का होल क्यूब इंटू आर वेक्टर। इसको थोड़ा और सही से समझते हैं। अगर मान लो ये Q1 चार्ज ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर R2 है, तो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, ट्राइंगल लॉ आपका क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर किसी ट्राइंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं तो तीसरा वेक्टर उन दोनों साइड्स के समेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा वेक्टर जो बनेगा उन दोनों साइड्स के जो वेक्टर हैं उनके समेशन से रिप्रेजेंट होएगा। यानी यहाँ से देखो जरा, ये R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर, R1 वेक्टर ट्राइंगल लॉ जब लगा R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर। यहाँ से R वेक्टर क्या निकल के आएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये बात समझ में आ रही होगी। ये ट्राइंगल लॉ में क्या, ट्राइंगल लॉ क्या होता है, जैसे मान लो आपके सामने एक साइड A है, एक साइड B वेक्टर है, तो ये साइड क्या होगा, दो साइड अगर दो वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, लेकिन ध्यान देना कैसे वेक्टर, जो एक साथ कंसेक्यूटिव वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो ये वाला वेक्टर क्या होएगा, A + B वेक्टर होएगा। तीसरी साइड उन दोनों के समेशन से रिप्रेजेंट होगी A + B। तो यही बात यहाँ पे R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर क्या हो जाएगा, इन्हीं दोनों के समेशन R1 + R। तो वहाँ से R वेक्टर क्या निकल गया, R2 - R1 वेक्टर। यानी अगर दो चार्ज दिया, अच्छे से समझना, तो लगाएंगे कैसे क्वेश्चन अभी मैं समझाता हूँ आपको। अगर दो चार्ज दिया और उनके पोजीशन वेक्टर्स दे दिए कि भाई एक चार्ज 4, 5, 6 पे रखा है, दूसरा चार्ज 5, 8, 9 पे रखा है, तो अब उनके बीच में हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, तो कैसे लगेगा, वेक्टर फॉर्म से ही लग सकता है। तो उसमें क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में कैसे लगाया जाएगा। तो अब देखना जरा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फोर्स क्या होता, फिर से बार बार वही चीज़, फोर्स क्या होता, K/Q1/Q2/R²। यही हमें लोगों ने अभी तक सिर्फ ये फोर्स जो है ये क्या है, ये रिलेटिव मैग्नीट्यूड अभी तक सिर्फ चर्चा करी गई थी, और अभी तक डायरेक्शन की इसलिए जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मुझे समझ में आता था इधर लग रहा है या इधर लग रहा है, डायरेक्शन हम पहले से ही ले लेते थे। लेकिन अब क्योंकि मैंने बोला फिर से 1 है, तो यहाँ से R वेक्टर का मॉड क्या होगा, जब हम लोग बोलेंगे R वेक्टर का मॉड, तो यानी मॉड ऑफ R2 - R1 वेक्टर, ये हो जाएगा। R2 R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 एंड Q2 चार्ज। क्योंकि 1 को फिर से बोल रहा हूँ, 1 को हम लोग क्या बोलते हैं कि यूनिट वेक्टर, अगर इसे मान लिए यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1, लेकिन यूनिट वेक्टर को हम लोग सदैव किस काम में के लिए इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्शन निकालने के लिए। तो मैं इसी चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ, F वेक्टर, ध्यान देना मैग्नीट्यूड नहीं,
के Q1 Q2 R वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉड का होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर। ये वही तो बात है, यहाँ पे मैंने R वेक्टर की जगह R2 माइनस R1 वेक्टर रख दिया, R वेक्टर की जगह R2 माइनस R1 का पूरे का क्यूब। ये जो फॉर्मेट है ये क्या है, कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म। R1 R2 इज द बेसिकली पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्जेज। अब लेकिन ये जो फोर्स है ये किधर निकल रहा है, किस पर निकल रहा है, ध्यान से देखना। ये जो फोर्स निकल रहा है ये बेसिकली Q2 चार्ज पर निकल रहा है। ये फोर्स जो निकल रहा है किस पे निकल रहा है, Q2 चार्ज। यानी अगर आपसे बोला जाए Q1 चार्ज की वजह से Q2 चार्ज पर कितना नेट फोर्स काम कर रहा है ये कैलकुलेट करना है। Q1 चार्ज की वजह से Q2 पे, यानी आपने बोला भाई Q1 चार्ज Q2 चार्ज, तो ये चार्ज इस चार्ज पर किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इस तरफ। तो जो आपका Q1 से Q2 पे जो फोर्स है वही है R वेक्टर का डायरेक्शन। ध्यान देना, मतलब R वेक्टर का हेड, साफ तौर पे लिख रहा हूँ, R वेक्टर का हेड कहाँ पर रखेंगे, R वेक्टर का हेड जिस चार्ज पर, लिख दे रहा हूँ पूरी तरीके, जिस चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करना होगा, फोर्स कैलकुलेट करना होगा वहाँ रखेंगे। क्या चीज़, R वेक्टर का हेड जिस चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करना होगा वहाँ पे होगा। मतलब Q2 चार्ज पर अगर आप फोर्स कैलकुलेट करना तो R वेक्टर का हेड वहाँ होगा, टेल कहाँ होगा, Q1। यानी Q1 से Q2 पर, यानी R वेक्टर का हेड ये है, ठीक। तो वहाँ से आपका फोर्स जो होगा कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में कैसा आएगा, F इक्वल टू K 1/4πε0, यानी 9×10⁹ है Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दूसरा क्या है, ये पहला इंपॉर्टेंट है, दूसरा पॉइंट कि चार्जेज मस्ट बी पुट विद साइन, चार्जेज मस्ट बी पुट विद साइन। अभी तक मैंने आपको चार्ज कहीं पे साइन के साथ लगाते हुए नहीं बोला, लेकिन अब बोल रहा हूँ क्या, चार्जेज मस्ट बी पुट विद साइन, साइन के साथ ही रखोगे। अगर कोई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। यानी वेक्टर फॉर्म लगाते समय आप चार्जेज को उसके साइन के साथ ही फार्मूले में पुट करोगे। तो कितना होएगा, Q1 की वजह से Q2 फोर्स, आप बोलोगे कि Q1 Q2 चार्जेस को साइन साथ रख के, अगर उनका पोजीशन वेक्टर पता है तो R2 माइनस R1 वेक्टर, अगर उनके बीच की वो वेक्टर है, उनके बीच की वेक्टर की दूरी दी गई है तो वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अगर मान लो कोई वेक्टर है 2i + 3j + 4k, कहेगा भाई ये वेक्टर है R वेक्टर ये है, तो इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब हमेशा क्या, उसकी वैल्यू लेंथ। तो लेंथ कैसे निकला, आई कैप के कंपोनेंट की स्क्वायर कर लोगे, जे कैप के कंपोनेंट की स्क्वायर कर लोगे, के कैप, तो ये हो जाएगा वही मॉड आर। क्लियर। तो आपको जब भी मैग्नीट्यूड, तो आई कैप, जे कैप, के कैप, इनके कंपोनेंट के स्क्वायर को अंडर रूट में रखोगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो वही वैल्यू यहाँ पे रखनी है। आर वेक्टर क्या, वो वेक्टर ही पूरा उठा के रख देना है, ठीक। तो यहाँ से क्या है, कूलम्ब्स लॉ, फिर से एक बार समझ लेना, कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसे सेट होता है। उसमें अभी तक ये जो वैल्यू, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। वेक्टर क्या होता है, जो डायरेक्शन को भी, स्पेसिफाइड डायरेक्शन हो और लॉज को भी फॉलो करे, वो वेक्टर होता है। ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड से मैंने वेक्टर में कन्वर्ट किया, क्योंकि मैग्नीट्यूड में 1 है, 1 को मैं यूनिट वेक्टर मान लिया। अगर यूनिट वेक्टर है तो इस पर डायरेक्शन कैसे आएगा, यूनिट वेक्टर इज बेसिकली क्या होता है, आर कैप इज आर वेक्टर अपॉन आर, यहाँ रख दिया, ये कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में चार्जेस रखे हैं, पोजीशन वेक्टर फॉर्म में चार्जेस रखना मतलब, इसका मतलब यही है कि चार्जेज का पोजीशन दिया हुआ कि भाई चार्ज यहाँ पे रखा है, 4,5,2 पे रखा है, 3,4,9 पे रखा है, तो आप ये लगाओगे। अगर डायरेक्ट चार्जेज के बीच का वेक्टर दिया है तो आप ये लगाओगे। चार्जेज के पोजीशन दे रखे हैं तो आप ये लगाओगे। और ये पूछा जाएगा इस चार्ज की वजह से इस पर कितना फोर्स। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख देता हूँ, आपको और अच्छे से क्लैरिटी के साथ वेक्टर फॉर्म समझ में आ जाएगा। ध्यान देना, बोर्ड वोर्ड में कई बार पूछे गए हैं कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में प्रूव, मतलब वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन आपको, अगर इसका पूरा डेरिवेशन करना है तो ये आपका कई बार बोर्ड में भी पूछा गया हुआ है, तो आप इसे अच्छे से कर सकते हो। जैसे आपके सामने मैंने क्वेश्चन रखा, क्वेश्चन ये है कि आपके सामने मान लो एक चार्ज +4 कूलम्ब का, ये 1,2,3 पे रखा है। दूसरा चार्ज -3 कूलम्ब का 4,3,5 पे रखा है। क्या है, 4 कूलम्ब का चार्ज इस पोजीशन पे रखा है, 3 कूलम्ब का चार्ज इस पोजीशन पे रखा है। फाइंड आउट द फोर्स एट -3 कूलम्ब ड्यू टू 4 कूलम्ब।
मतलब आपको क्या कह रहा है, फोर्स कैलकुलेट करो किस पर, -3 कूलम पे। मतलब मेरा वेक्टर कहाँ पे जाने वाला है, ये वाला वेक्टर -3 कूलम पे क्या करो, फोर्स कैलकुलेट करो, किसकी वजह से, 4 कूलम की वजह से। यानी अब समझ आया जरा, माइनस जब जिसका वेक्टर, जैसे आपको बोला कि एक पॉइंट ए वेक्टर है और एक का पोजीशन बी वेक्टर, जब मैं बोलूँगा ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर का मतलब ओ बी माइनस ओ ए, मतलब बी के ओ मतलब ओरिजिन से, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो बी का पोजीशन है माइनस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो ए का पोजीशन है। यानी अगर मैंने बोला ये आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर बनाओ कैसे, आर वेक्टर बनेगा कैसे, तो जहाँ पे कैलकुलेट करना वो पोजीशन फाइनल है माइनस इनिशियल, यानी वेक्टर कैसे बनाओगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन में ये कितना है 4, ये 1, तो 4 - 1 आई कैप, नहीं समझे, ये एक्स वाला ही आई वाला, तो यही है 4 और 1। पोजीशन कैसे बनेगा आर वेक्टर, क्योंकि हेड यहाँ है तो ये फाइनल माना जाएगा, और ये टेल के यहाँ है यानी ये इनिशियल माना जाएगा। तो वेक्टर कैसे बनेगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, प्लस 3 - 2 जे कैप प्लस 5 - 3 के कैप, ये अब बन गया वेक्टर। यानी यही क्या लिखा है, ये आर वेक्टर मैंने कुछ और नहीं किया है, ये मैंने वही R2 - R1 वेक्टर किया, मतलब इसका पोजीशन माइनस इसका पोजीशन। आपको बोला गया फोर्स बताओ, फोर्स इक्वल टू के, ये 9 × 10⁹ Q1 यानी 4 कूलम, Q2 यानी माइनस, मैंने क्या बोला साइन के साथ रखोगे, अपान, अब ये आर वेक्टर पर पहले देख लो, आर वेक्टर की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, आर वेक्टर की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 - 1 आई कैप मतलब 3 आई कैप, 3 - 2 जे कैप मतलब जे कैप 1 जे कैप, 5 - 3 प्लस 2 के कैप, ये हो गया आर वेक्टर। अपन अभी अगर मॉड आर क्या होएगा, मॉड आर क्या होएगा, अंडर रूट यानी 9, 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 14। तो अंडर रूट 14 आया मॉड की वैल्यू, इसका क्यूब, मॉड आर का होल क्यूब इंटू ये वेक्टर ही आप उठा के रख दोगे 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब ये क्या आया, फोर्स कितना आएगा, पूरा वेक्टर डायरेक्शन के साथ आ जाएगा। जाहिर बात है ये इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, फोर्स इस तरफ आएगा, लेकिन अब आपको उसके डायरेक्शन पे नहीं चर्चा करनी है, क्योंकि जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हो मतलब आप डायरेक्शन बता चुके हो, समझ में आया। यानी आपके सामने अगर ऐसे करके मैंने बोल दिया कि भाई एक चार्ज -+6 कूलम का है, एक चार्ज -4 कूलम का है, इसका पोजीशन 0,0,4 है, इसका पोजीशन 2,3,6 है, बताओ -4 कूलम की वजह से 6 कूलम पे फोर्स, 6 कूलम पे फोर्स कैलकुलेट करना, 6 कूलम, यानी आपके पास फाइनल पॉइंट कहाँ होगा ये, और इनिशियल पॉइंट ये हो गया। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, जहाँ जब बोलेगा जिस पर बोलेगा इस पर फोर्स कैलकुलेट करो, यानी वो फाइनल पोजीशन हो गई। तो 6 कूलम पे बोला यानी ये फाइनल पोजीशन। अब क्या करोगे, 0 - 2 यानी -2 आई कैप, 0 - 3 -3 जे कैप, 4 - 6 -2 के कैप, ये आ गया आर वेक्टर क्या आ गया ये। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे और फिर से वही काम, मैग्नीट्यूड -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 17। क्या करोगे, के 6 × -4, ये वेक्टर रखोगे आंसर। यानी जब भी आपको बोला जाएगा फोर्स कैलकुलेट करो, जिस पर कैलकुलेट करने कहा जाएगा वही है फाइनल पोजीशन, उसी में से दूसरे वाले को घटा लो। अगर डायरेक्टली वेक्टर दे दिया तब तो और आसान है, ठीक है। तो ये क्या है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसका मतलब न्यूमेरिकल भी इस पर पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है, डेरिवेशन भी। कभी कभी आपको 3D के जब भी क्वेश्चन देंगे, 3D क्वेश्चन मतलब आपके सामने एक क्यूब दे दिया, भाई एक ऐसा इस तरीके का क्यूब है, ऐसे करके एक क्यूब दे दिया, और ये बोला गया कि इस पूरे क्यूब में इस तरीके फॉर्मेट का आपका क्यूब रखा, और बोल दिया गया इसके एजेस पे चार्जेस रख दिए गए, ठीक है, इसके एजेस पे चार्जेस रख दिए गए। तो सबसे पहले आप इसको एक्सिस में, XYZ एक्सिस में बना लोगे क्यूब को, XYZ एक्सिस में। आप जब इस क्यूब को जैसे यहाँ से बना लिया मैंने, ये बोला हुआ है भाई ये X है, ये Y है, और ये जैसे Z है। जब ये एक्सिस में आप बना लोगे और चार्जेस रख दिया, भाई बोले 1 कूलम सब पे रख दिया, कितने एजेस हैं 8 है ना। अब इन 8 पे रख दिया गया, और ये बोला कि इसी एक पर्टिकुलर एज पे नेट फोर्स बताओ। तो क्या करोगे, अगर बोल दिया कि क्यूब का साइज 2 मीटर है, लेंथ जो है एज की 2 मीटर है, तुरंत यानी ये 0,0,0 मैंने ले लिया। जब भी 3D का सवाल आएगा सबसे पहले उसे आप XYZ सिस्टम में रख लेना। अब सब पे 1-1 कूलम रख दिया, सब पे 1-1 कूलम, सब पे 1-1 कूलम, यहाँ पे भी 1 कूलम,
अब जब सब पे एक कूलम रख जाओ, एज कितनी है क्यूब की 2 मीटर। तो देखो जरा सबसे पहले पोजीशन आप फटाफट निकालोगे कि सारे जो चार्जेस रख के इनके पोजीशन वेक्टर क्या है। ये चार्ज का 0,0,0 हो गया। अब ये चार्ज देखो जरा जो जेड एक्सिस पे जा रहा है, देखो जरा ये जेड एक्सिस पे जा रहा है, ये कितना हो जाएगा इसका 2 मीटर एज है। तो यानी एक्स यहाँ पे कितना है, जेड पे क्या होएगा x0 y0 और 2। ये कितना है y एक्सिस पे, था ये कितना हो जाएगा 0,2,0। ये क्या है x एक्सिस पे, इसका क्या हो जाएगा 2,0,0। और बाकी आप कैसे निकालोगे, जैसे आपके सामने ये वाला है, तो अभी ये xz में है ये वाला चार्ज, मतलब 2, y क्या है इसमें, xz में y क्या है 0, 2,0,2। ठीक है। ऐसे ये वाला चार्ज क्या है, देखो ये वाला चार्ज जो होगा ये वाली साइड, ये किस में xy में, तो ये क्या हो जाएगा 2,0। तो आप इस फॉर्मेट से सबसे पहले समझ गए होगे क्या करना है। आप सारे एजेज को सबसे पहले उसके पोजीशन वेक्टर, जैसे मेन सबसे पहले इस वाले पॉइंट का आपको अगर बोल दिया गया ए वाला पॉइंट जो बिल्कुल 3D वाले पॉइंट पे यानी जो स्पेस में, तो उसका 2,2,2। तो आप जब उनका पोजीशन अगर किसी पे चार्ज पे पूछेगा, उसका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन सबके वजह से नेट फोर्स कितना आएगा फाइनली फिर जोड़ लेना। तो इस तरीके से आप कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो। जब भी 3D का सवाल आएगा तो आप तुरंत वेक्टर फॉर्म लगाओगे, पोजीशन के फॉर्मेट में दिया तब भी आप वेक्टर फॉर्म लगाओगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो अब अगला वाला जो लेक्चर होएगा वहाँ से हम लोग पहले कूलम्ब्स लॉ को मीडियम में पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर चर्चा करेंगे। लेक्चर आपको समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो, लाइक करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।